नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर, जहां राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। डीए में 3% की वृद्धि किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं और वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर अब 58% हुआ और जुलाई से अब यह बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। 12,40,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो जुलाई से यह बढ़ा हुआ डीए लागू होगा और 12,40,000 से ज्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। दरअसल राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। डीए में 3% की वृद्धि किए जाने के आदेश हैं और वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी किए। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ सहयोगी। सुशांत, बताइए क्या जानकारी है? महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और पेंशनर्स को बड़ी राहत है और खासतौर से जीएसटी दरों में कमी के बाद। और मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं, वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 3% वृद्धि का मतलब ये है कि 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हो गया और 8 लाख राज्य कार्मिक हैं, 4,40,000 पेंशनर्स हैं और इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। और आप ये समझिए कि दिवाली से ठीक पहले जब इस तरह की राहत मिल रही है, हालांकि राज्य सरकार पर सालाना 1230 करोड़ रुपए का भार आएगा, लेकिन पेंशनर्स के लिए, राजस्थान के सरकार के कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत और उनकी दिवाली जो है इस आदेश के बाद और बेहतर ढंग से सेलिब्रेट हो सकेगी। और ये दिवाली से पहले का बड़ा तोहफा है सुशांत, और इसमें क्योंकि डीए में 3% की वृद्धि और ये बड़े तोहफे के तौर पर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हालांकि ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जो भुगतान है वो अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद किया जाएगा और उसके बाद फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक की 3 माह की जो राशि है वो सामान्य तौर पे निधि खाते में जमा की जाएगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, ये दिवाली की खरीदारी जो है वो अब दशहरे के बाद एक्चुअली शुरू होती है और ऐसे में जब 3% बढ़ोतरी हुई है तो वो जेब जो है थोड़ी सी और बेहतर ढंग से कर्मचारी खर्च कर सकता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और सही समय पे सीएम की तरफ से ये सौगात हम कह सकते हैं कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी के लिए। और दौसा से बड़ी खबर, जहां नाबालिग के लापता होने का मामला है और अब तक किशोर का पता नहीं लग पाया है। सुबह पढ़ने की बात कहकर के किशोर निकला था और परिजन अपहरण का अंदेशा जता रहे हैं। वहीं नाराज ग्रामीण गीजगढ़ चौकी पहुंचे हैं और परिजनों और ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया है। वहीं सिकंदरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। 11वीं कक्षा का ये स्कूली छात्र बताया जा रहा है। वहीं गीजगढ़ कस्बे के आदर्श बाल निकेतन स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। देवेंद्र सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब तक किशोर का पता नहीं लग पाया है, अंदेशा जताया जा रहा है। देखो शुभेंशु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा के सिकराय के गीजगढ़ कस्बे का पूरा मसला है, जहां पर ये नाबालिग जो लापता जो होने का मामला है, इसको लेकर गुस्सा है ग्रामीण और परिजन। और दोनों ही यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर गीजगढ़ चौकी पर पहुंचे और घेराव करते हुए वहां पर मांग करने लगे कि अंदेशा जता रहे हैं कि अपहरण का अंदेशा जताया है। साथ के अंदर ये 11वीं कक्षा का किशोर बताया गया है, जो आदर्श बाल निकेतन स्कूल का ये जो छात्र है, घर से पढ़ने की कहकर घर से निकला था, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। जिस पर शाम को घर पर छुट्टी होने के बाद जब और बच्चे जब घर पर पहुंचे तो ये बच्चा नहीं पहुंचने पर कहीं ना कहीं जो परिजन है उन्होंने तलाश शुरू की और तलाश के बाद जब ये बच्चे के सुराग नहीं लगा तो फिर ये थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर अपहरण का जो अंदेशा है और आरोप है उसका आरोप लगाते हुए ये थाने का घेराव, ये जो चौकी है इसका घेराव किया है। यहाँ पर सूचना पर बड़ी तादाद के अंदर पुलिस पहुंची है। सिकंदरा थाना जो प्रभारी है वो मौके पर पहुंचे। डीएसपी की भी पहुंचने की वहां पर हमको सूचना मिल रही है। बड़ी तादाद के अंदर ग्रामीण है और लगातार जो लापता जो किशोर है उसकी कहीं ना कहीं सुराग लगाने की बात करे है। साथ के अंदर आरोप ये भी है कि अपहरण का भी जो अंदेशा है परिजन वो जता रहे हैं। जी शुभेंशु। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी के लिए। वही दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बच्चों की खांसी की सिरप पर स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद सख्त है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है और यह बेहद खास एडवाइजरी है। दरअसल 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप बिल्कुल भी ना दें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी उपयोग ना करें और एक साथ कई दवाओं का उपयोग ना किया जाए।
वहीं डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी सिरप ना दें, यह हिदायत दी गई है। वहीं डीजीएचएस ने स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस बात के निर्देश दिए हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाएं खरीदी जाएं। दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का उपयोग हो, यह भी इस दौरान कहा गया है। तो स्पीच ये दिल्ली से बड़ी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह एडवाइजरी जारी की गई है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ बिल्कुल भी ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी उपयोग ना की जाए सिरप। वहीं कफ सिरप से हो रही मौतों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खांसी की दवा से अब तक 2 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट में दावों को खारिज कर दिया गया। और तो और दवा को लेकर सरकार की जांच भी सामने आ गई। कैसेंस फार्मा के कफ सिरप को इसमें क्लीन चिट दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में दवा मानक स्तरों पर ठीक मिली है और ऐसे में इस दवा को और इसके दावों को लेकर अब कई सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। एक सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, 2 जगहें सीकर और भरतपुर और 2 की मौत। जिस सिरप को लोगों की खांसी को खत्म करना था वो लोगों की जिंदगी को छीनने पर तुला हुआ है। जिस दवा को गले को आराम देना था अब उसी खांसी की दवा पर उठा विवाद ही गले की फांस बना हुआ है। 2 की मौत के बाद जांच पर सारी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामलों की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। लेकिन भरतपुर में एक और माता पिता इसी सिरप की वजह से बच्चे की मौत का दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हाल ही में भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। दवा को लेकर सरकार की जांच भी सामने आ गई। कैसेंस फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के अनुसार जांच में दवा मानक स्तरों पर मिली है। दूसरी ओर सिरप को जांचने के लिए डॉक्टरों ने भरतपुर में खुद ही सिरप पी ली, लेकिन फिर उनकी भी हालत खराब हो गई। परिजनों की शिकायत पर दवा चेक करने वाले डॉक्टर और 2 ड्राइवरों की भी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि डॉक्टर को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तारीख को उस परिवार के बच्चे के जो परिजन थे उन्होंने हमारे सीएससी पे डॉक्टर साहब से संपर्क करा, तो डॉक्टर साहब ने उनको भरोसा दिलाने के लिए कि इस दवाई से ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। 5 ml के आसपास स्वयं पिया और वहाँ पे 2 स्टाफ और थे 108 और 104 के, उन्होंने भी एक घूंट उस दवाई का लिया, तो उनको दवाई लेने से थोड़ा हल्का नौजिया और उल्टी जैसा लगा, तो उन्होंने उल्टी कर दी। डॉक्टर साहब को उस समय कोई लक्षण नहीं आए, वो वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। शाम 7:30-8 बजे करीब 26 तारीख को हमको सूचना मिली कि डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चल रहा, तो उनको ट्रेस करा गया। तो रास्ते में वो अपनी गाड़ी में मिले, डॉक्टर साहब गाड़ी चालू थी, एसी चल रहा था और वो बेहोशी की अवस्था में थे। ऐसे में सिरप को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या साबित करने के लिए डॉक्टरों को सिरप पीना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब डॉक्टरों ने सिरप लिखी ही नहीं थी तो उन्होंने सिरप आखिर क्यों पी? सिरप को लेकर आखिर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सिरप ठीक नहीं है तो फिर उसकी बिक्री क्यों हो रही है? रिपोर्ट और आरोपों में फर्क क्यों आ रहे हैं? जरा एक नजर सारे मामलों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला मामला सीकर से सामने आया था। सीकर जिले के हाथीदह पीएचसी में एक बच्चे को ये प्रतिबंधित दवा लिखे जाने का प्रकरण सामने आया। खोरी ब्रह्मांड में 15 वर्षीय बच्चे नित्यांश को ये दवा लिखी गई थी। इसके बाद रात को मां ने सिरप पिलाई, लेकिन मां को नहीं पता था कि उनकी बेटे की आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी। हल्की सी उसको खांसी हुई तो हमने उसकी मम्मी ने 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन उसको एक दवा पिला दी, खांसी की दवा पिलाई। उससे क्या है कि उसको फिर वो सो गया, नींद आ गई, वो नहीं उठा तो सब मम्मी दादी दादाजी सब ने उठाया, नहीं उठा, बेसुध निकला, बेहोशी से हालत में जो। तो हमने गांव के डॉक्टर के पास लेके गए, हरी जी डॉक्टर है उनका नाम। फिर वो हरी जी डॉक्टर भी साथ में गए और सीकर एसके हॉस्पिटल में गए, तो एसके हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा मामला भरतपुर का। भरतपुर के 30 वर्षीय मोनू जोशी को चिकित्सक ने खांसी जुकाम में ये दवा लिखी थी।
बाद में उन्होंने ये दवा अपने 3 वर्षीय बेटे गगन को बिना डॉक्टर की सलाह के पिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं भरतपुर से एक और मामला सामने आया, जहां मलाह गांव निवासी 2 वर्षीय बालक सम्राट की मौत को लेकर उनकी मां ज्योति का कहना है कि उन्होंने ये मर्जी से सिरप नहीं पिलाई, बल्कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत सीएचओ वैशाली ने 18 सितंबर को 3 बच्चों को ये खांसी की सिरप दी थी। सीएचओ के परामर्श के बाद ही उन्होंने खांसी की सिरप पिलाई थी। उसके बाद ही तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी और एक बच्चे की मौत हो गई। हाथ में यही सिरप थी? हाँ, यही सिरप थी। ये 3 सिरप दी थी मेरे को। अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को? बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी और छोटा है जो उसको 2.5 ml। फिर आपने यहाँ दी थी बच्चे को? हाँ, घर पे आके दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गाँव के। बड़ी बात यह है कि सेवर सीएचसी MOIC प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि मला गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत सीएचओ वैशाली ने 21 सितंबर को लिखित में अवगत करवाया है कि उन्होंने गांव के बच्चे सम्राट, विराट और साक्षी को खांसी जुकाम की शिकायत आने पर ये सिरप लिखी थी। लेकिन फिर वही विडंबना, एक तरफ विभाग इससे इनकार कर रहा है, दूसरी ओर आरोप और सबूत इसी गलती की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। जी, ऐसा हुआ है कि 21 तारीख को मेरे पास जो सीएचओ वैशाली है, उन्होंने मेरे को लिखित में लेटर दिया था कि कुछ बच्चे यहाँ दिखाने के लिए आए थे मलाह पे, तो उनको जुकाम, खांसी या ऐसे कुछ शिकायत थी, तो उन्होंने क्या वैशाली सीएचओ ने उनको क्या सिरप दे दी थी, साथ में ना दे दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली में भी इसी सिरप से साल 2021 में 3 बच्चों की जान गई थी। इसके बाद कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पर बैन लग गया था। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप के कंपोनेंट को लेकर जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सांकी का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए दवा जानलेवा हो सकती है। अधिक मात्रा में भी अगर किसी वयस्क व्यक्ति को ये दवा दिए जाए तो फिर उन्हें भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्योंकि ये दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचती है, वहां जाकर के अपना काम करती है, तो अगर छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों में दे दी जाए तो भी नुकसान कर सकती है। बड़े लोगों में अगर डिफेक्टिव दवाई दे दी जाए या उसकी खुराक दे दी जाए तो भी उनमें नुकसान कर सकती है। वहीं फिलहाल कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और इसी सॉल्ट के दूसरे कफ सिरप पर राजस्थान में भी रोक लगा दी गई है। इसे बनाने वाली कंपनी पर फिलहाल ताला लगा है और उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है और ऑफिशियल बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ भी संतोषजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग रही हैं। ऐसे में अगर कुछ एक लग रहा है तो वो है उन माता पिता की भावना जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। भले ही लैब रिपोर्ट में केसन फार्मा को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन अब भी ये प्रकरण सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की मौत आखिर हुई कैसी। सरकार कहती है कि 3 बच्चों की जो मौतें हुई हैं उसमें सिर्फ सीकर वाले बच्चे को ही ये दवा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई थी, लेकिन भरतपुर में जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां पर बच्चों के परिवार वालों ने वो शीशियां दिखाई जो वो स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आए थे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या फार्मा कंपनीज के लिए मापदंड बदल के उन्हें फायदा पहुंचाने की कवायद की गई। और तीसरा सवाल ये है कि क्यों भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर से सुशांत पारीक और भरतपुर से ललितेश कुशवाहा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। वहीं इस मामले को लेकर RMSCL के MD पुखराज सेन का बयान भी सामने आया। सेन ने सिरप को क्लीन चिट दिए जाने पर क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। साथ ही कफ सिरप को लैब रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद क्या उन्होंने कहा है, जरा देखिए। सैंपल जो इनिशियली हमने भेजे थे उनकी जो लैब रिपोर्ट आई है वो स्टैंडर्ड की आई है कि जो सप्लाई, और अभी और भी सैंपल्स लिए गए थे तो उनकी रिपोर्ट भी अभी जैसे ही आएगी डिटेल से आपको। सर 2 बच्चे मरे, करीब 35 से ज्यादा घायल है, एक सैंपल रिपोर्ट को अगर क्लीन चिट मिल गई मतलब पूरी दवाई क्लीन चिट हो गई आपकी? नहीं, अभी इसमें सैंपल्स और भी हैं। अभी जो इनिशियल सैंपल्स लिए गए थे साफ बात है कि जो जहाँ तक डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो कमेटी जो है वो सारे तथ्यों को जांच करती है।
जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर है, जहां युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया। हालात अभी भी इलाके में तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल वन कर्मियों ने एक युवक के साथ मारपीट की थी और परेशान युवक ने उसके बाद आत्महत्या कर ली। विरोध में ग्रामीण सड़क पर आ गए और पुलिस के बीच पुलिस के साथ झड़प हुई। जमवारामगढ़ के रायसर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जयपुर के जमवारामगढ़ रायसर थाना इलाके में हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि रात हो चुकी है, अभी कोशिशें लगातार जारी हैं और जो प्रशासन है वो समझाइश करने की कोशिश कर रहा है। वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब जो भीड़ है, जो ग्रामीण है, वो लगातार आक्रोशित हैं। आज जो लाठीचार्ज की घटना की गई उसके बाद में भीड़ आक्रोशित है और अभी जो नरेश मीणा है वो यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ में परिवार के घर जाने की कोशिश जो नरेश मीणा है वे लगातार कर रहे हैं। बात करते हैं, क्या मांग है? 4 करोड़ रुपए चाहिए हमें जी। क्या मांग है? कहाँ गए हैं अभी वो पुलिस वाले उनको आरती को लेके जाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं। अभी नरेश मीणा जी गाँव में गए हैं परिवार से मिलने, गाँव में जाने के लिए परिजनों से मिलने गए। आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? अभी 1 घंटा हो गया है। सुबह से आए हुए हैं। कल क्या हुआ? क्या पुलिस ने कोई बात की? पुलिस ने आंसू के गोले भी दागे और लाठीचार्ज भी किया, लोगों के हाथ पैर भी तोड़ दिए और काफी लोग, बड़ी जनसंख्या में घायल भी हो गए। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो कांग्रेस नेता ने बात करके वहाँ से कहा कि समझाइश हो गई है, उसके बाद में किस तरह का मामला है? समझाइश की कोई एक मुद्दा नहीं है। इन्होंने गैर मुमकिन तरीके से तो लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पब्लिक के साथ में बुरा हाल किया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर आक्रोशित है और भीड़ जो है जो परिजन है उनके घर जा रही है, मृतक उसके घर जा रही है और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम जो है वो पूरा ओर जा रहा है। और हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी को लेकर विवाद बढ़ गया है। नई कमेटी की मांग कर रहे ग्रामीण और निहंग सिख आज सुबह गुरुद्वारे में घुस गए, जिससे विवाद शुरू हो गया। विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया और इस हंगामे में करीब 6 लोग घायल हो गए। मामले में 17 लोगों को नामजद भी किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारे में एक पक्ष के लोग घुस आए और फिर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के दौरान दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। एहतियातन इलाके के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जिले के कई थानों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ परिसर में एक पक्ष के 20-25 लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। विवाद कमेटी के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर था, जो महीनों से कोर्ट में चल रहा है। मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह की अरदास के दौरान ही ये लोग घुसे और मारपीट शुरू कर दी। इनका ये कहना है कि जो पंजाब में बाढ़ आई थी, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ राहत सामग्री एकत्र कर गुरु घर के अंदर रखी गई थी और गुरु घर से जो यहाँ की जो पूर्व जो बीपी थी, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और उनको संगत को देने से मना कर दिया, जिसके बाद में जो ये पूरा जो गांव है इसके अंदर उस बात को लेकर रोष फैला और उसी की आज ये परिणति है कि लोग यहाँ पर आज गुरुद्वारे के अंदर काबिज हो पाए। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व कमेटी की बीबी हरमीत कौर ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा था और ग्रामीणों ने बीबी हरमीत कौर पर आर्थिक रूप से गड़बड़ी करने और हरमीत कौर के समर्थकों पर विवाद में बिना मतलब बीजेपी और आरएसएस को जोड़ने के आरोप लगाए और कहा कि उनका पुलिस प्रशासन से कोई विवाद नहीं है और अब ग्रामीण नई कमेटी का गठन कर गुरुद्वारे का संचालन करेंगे। साध संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ, लेकिन वो लेडीज होने के नाते ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ फायदा उठा रही थी। सिख संगत ने मौखिक तौर पर कई बार उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन वो उस गल ते नहीं आई। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जनेश तंवर का कहना है कि सुबह करीब 100 लोग गुरुद्वारे में घुसे थे, जिससे हुए विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिनका श्रीगंगानगर और गोलूवाला के चिकित्सालयों में उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति सही है। इस विवाद में बीच बचाव करने पर आरएसी के एक जवान को भी चोट आई है। एएसपी के अनुसार इस मामले में 17 नामजद और अज्ञात जनों के खिलाफ गोलूवाला थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस जांच चल रही है और इस मामले में पुलिस ने 3 जनों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी पहले से ही ये गुरुद्वारा को लेके सिख समाज के 2 गुटों में आपस में विवाद चल रहा है। उसी को लेके आज सुबह 3 बजे एक गुट लगभग 100 आदमियों को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके इनके आपस में झड़प हुई, जिसमें जो भी
चोटें थी उनका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, मुकदमे दर्ज कर लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। विवाद बढ़ने पर गोलूवाला में जिले के कई थानों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और पहले ही धारा 163 लागू है। इसके अलावा आज गोलूवाला के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया था और संभावना है कि कल भी राजकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर तैनात हैं और पल पल पर निगाह रखी जा रही है। निश्चित तौर पर ये जो गोलूवाला गुरुद्वारा साहब का जो विवाद है उसको लेकर अब जो लोग काबिज हैं, इनका कहना है कि गुरुद्वारा गुरु घर के अंदर किसी भी तरह के किसी बाहरी संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संगत और जो सिख धर्म के जो सैनिक है वो अभी यहाँ पर मौजूद है और इनका ये कहना है कि जो भी इस गुरुद्वारा का जो संचालन है उसका गांव की कमेटी के साथ में इसका संचालन होना चाहिए ताकि जो विवाद है उसको सिरे से खत्म किया जा सके और जो लगातार जो गांव के अंदर तनाव है उसको भी खत्म किया जा सके। इसके अलावा जो बीजेपी आरएसएस को लेकर तरह तरह के सवाल जो दूसरा पक्ष उठा रहा है उसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि गुरु घर के अंदर ना तो कोई आरएसएस है और ना बीजेपी है। ऐसा करके ये बेमतलब का जो विवाद है उसको तूल देने का मात्र एक प्रयास है। अब देखना ही होगा कि आज की जो ताजा घटनाक्रम है उसके बाद में पुलिस जिस तरह से 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, आगे जिस तरह से ये पूरा जो एक मामला लंबे समय से चला आ रहा है आखिर इसका पटाक्षेप क्या हो पाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। 500 साल पुरानी परंपरा, एक रात एक मुहूर्त, सैकड़ों रिश्ते, कब तय हुआ बीकानेर का अगला सावा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीकानेर की परंपरा, संस्कृति और ज्योतिष का अद्भुत संगम, जहां हर 2 साल बाद होता है एक ऐसा आयोजन जिसका इंतजार पूरे देश के पुष्पकर्णा ब्राह्मण समाज को रहता है। बीकानेर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में समाज के प्रकांड विद्वानों ने शास्त्रार्थ कर तय की है वो शुभ तिथि जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में सैकड़ों जोड़ियां विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगी। करीब 500 सालों से चली आ रही इस परंपरा में इस बार भी अलग अलग तिथियों के दोष और गुणों पर गहन चर्चा हुई और देर रात तय हुआ अगला सावा 10 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर उमा मुहूर्त पर होगा। आज दशहरे के दिन हमारे पुष्करों का सामूहिक सावा जो इसका तिथि निर्धारण हो गया है। ये तिथि फागुन कृष्णा अष्टमी मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 का तय हुआ है। सभी विद्वानों ने एक राय करके ये तिथि फाइनल की है और भगवान का जो नाम है चंद्रशेखर और उमा के नाम से यह सवा शुद्ध निकला है। महादेव मंदिर में शास्त्रार्थ देखने के लिए उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ये सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि समाज की आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इस सावे की खास बात ये होती है हर राशि हर नाम के जातकों के लिए एक ही दिन एक ही मुहूर्त। ये सिर्फ विवाह नहीं एक सामाजिक उत्सव होता है जिसमें बीकानेर की गलियां सजती हैं, रिश्ते बनते हैं और परंपरा जीवंत होती है। समाज के लोग इस तिथि को लेकर बेहद उत्साहित हैं। देश भर से परिवार बीकानेर पहुंचेंगे और एक बार फिर यहाँ की हवाओं में शहनाई की मिठास गूंजेगी। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। वैसे तो पंचांग के माध्यम से हर आदमी पुस्तकों से अपना अपना सवा अलग से निकलवाते हैं, लेकिन सामूहिक सावे के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं और ताकि पूरा समाज इस दिन विवाह करे और उनकी कन्याओं को अधिक से अधिक लाभ हो, सौभाग्यवती रहे। ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक है बल्कि सामाजिक एकता का भी उदाहरण है। इस आयोजन के तहत बीकानेर में फिर मंगल गीत गूंजेंगे, फिर सावा का मंडप सजेगा। चंद्रशेखर उमा मुहूर्त पर पुष्पकर्णा समाज की परंपरा एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। त्रिभुवन रांगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।
राजस्थान प्राइम में आज के लिए बस इतना है, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।